हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो आज के जो लेक्चर में हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई, उनका नाम किस तरीके से होगा। उसके बाद उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अमाइंस ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। देन फर्दर हम उसके बारे में पढ़ा था उसका क्लासिफिकेशन, essential and non-essential amino acids and also on the basis of their acidity, neutral and basic in nature. Okay, तो हमने essential और non essential की हमने ऑलरेडी मैं ट्रिक भी आपको बता दी थी कि जो essential हैं और non essential amino acids हैं आप उसको किस तरीके से बाय नेम याद रख सकते हो। तो फर्दर हम जो पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड्स की जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। सेकंड बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन तरीके से होते हैं सारे, ठीक है। इसका जो मिसिबल वाटर होते हैं, मिसिबल विद वाटर होते हैं, ओके। एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्लियर। ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में बेसिक्स हैं कि किस तरीके से हम इसके बारे में जान जाते हैं, क्लियर। ये बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, क्लियर। अब फर्दर जो बात करते हैं, ये जो शो करते हैं वो साल्ट शो करते हैं, अपना आपको बिहेव एज ए सॉल्ट, बिहेव एज ए सॉल्ट। ये सॉल्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, बेसिक इन नेचर प्रेजेंट होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। बट फिर भी कैसा बिहेव करते हैं, साल्ट की तरह। क्यों? क्योंकि जब हम एसिड और बेस सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, हमने वो बहुत पहले पढ़ा है, जब एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एसिड और बेस को हम कंबाइन करते हैं तो हमेशा क्या देता है वो, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। यहां भी कुछ केस यही है कि जब आप एसिड और बेस दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या देगा आपको, साल्ट देगा, एंड साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। जो साल्ट है इसकी तरह बिहेव करता है और इसी वजह से इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके पास ये एसिडिक एंड बेसिक की वजह से इसके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इट बिहेव एज ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ज्यूटर आयन। when a proton is accepted by carboxylic acid and donated by the amine group, and they will form dipolar ions। क्या बनाते हैं, डाइपोलर आयंस बनाते हैं, और डाइपोलर आयंस की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, ज्यूटर आयन कहा जाता है। जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक कार्बन है, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक अमाइन ग्रुप हो गया NH2, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप है कोई। ये सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, अमाइन का, किसी प्रोटीन का, अमीनो एसिड्स का। तो ये क्या है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है कि एक के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाता है, NH3 बनाता है, और यहाँ पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव है, तो इसको बोला जाता है ज्यूटर आयन। अब ये ज्यूटर आयन बनते कैसे हैं उसको हम देखते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास ये क्या है, एक अमाइन ग्रुप है,
अमाइन ग्रुप है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कह सकते हैं इसको, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के पास क्या है यहाँ पर RCH COH NH2, ये अमीनो ग्रुप है। ये क्या बनाएगा, ज्यूटर आयन बनाएगा, RCHCO नेगेटिव, एक के पास पॉजिटिव। ये एक्चुअल में है क्या, न्यूट्रल है क्या है, न्यूट्रल है, बट एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ज्यूटर आयन बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं डाइपोलर आयनिक फॉर्म, डाइपोलर आयनिक फॉर्म। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये सिंपल हमारे पास NH3 है, यहाँ पे COH नेगेटिव है, तो आयनिक ज्यूटर आयन हो गया। अब जो ज्यूटर आयन है, ये एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव है, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों की तरह एक्ट करता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी ये बिहेव करेगा एज एसिड एज वेल एज बेसिक। एम्फो का मतलब होता है बोथ, ठीक है, बोथ। तो एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब है एसिडिक एज वेल एज बेसिक, बोथ तरह बिहेव कर सकता है, बट वो कंडीशंस क्या हैं। हियर आई विल गो टू एक्सप्लेन। RCH COH नेगेटिव, जो CH नेगेटिव है, ये वाला हमारे पास ज्यूटर आयन है, ये एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन को, और वो एक्ट एज बेस, वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम यानी H आयंस। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो ये COH आया हमारे पास, ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, बेसिक की तरह। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन बेस, और लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एसिड। क्लियर। तो यहां पे क्या है कि CH COH NH3, ये गिव्स ए प्रोटॉन, जो अमोनिया है ये हमारे पास है, ये क्या देता है, एक प्रोटॉन देगा। क्लियर। तो ये प्रोटॉन देगा, और हम इसको किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, बेसिक इन मीडियम, बेसिक। तो हमारे पास क्या देगा, RCH NH2 एंड COH। तो जो NH3 था, यहां पे जो NH3 था, वो किसकी तरह काम करेगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक ग्रुप क्या होगा इसमें, एसिडिक ग्रुप इज NH3। क्लियर, ये चीज एसिडिक ग्रुप इन NH3, एसिडिक ग्रुप इज NH3। क्लियर। तो इस तरीके से जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यूटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, और ज्यूटर आयन का मतलब वो एम्फोटेरिक एज वेल एज एम्फोटेरिक नेचर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह एक्ट कर सकता है। क्लियर। तो ये थी इसके बारे में बात है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये एसिड और बेस दोनों को कंबाइन करते हैं, एसिड प्लस में बेस, तो ये क्या देता है, सॉल्ट देता है। क्लियर। और सॉल्ट्स के साथ क्या देता है, वाटर देता है। ये जनरल रिएक्शन है, किसी भी एसिड को ले ले, किसी बेस को ले ले, उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे तो वो क्या देगा, हमेशा सॉल्ट्स देगा, एंड साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या है, अमाइन ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट्स देगा। तो हम डिस्कस करते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से। क्लियर। Here is a amino acid। सिंपल ये क्या है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको सिंपल, कि हमारे पास कार्बन है, उसके साथ NH2 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर क्या है, COH है। ये कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इस तरीके से लिख दिया। क्लियर। तो आप ये इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और साथ में ये भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से, C हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ NH2 सॉरी CH3 सॉरी यहाँ NH2 आएगा, NH2 और यहाँ पे COOH। क्लियर। तो एक्चुअल में होगा क्या, इसका जो अमाइन ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन, इसका क्या, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका क्या होगा, हाइड्रोजन
हमारे पास यहां से हमारे पास क्या जाएगा, OH जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या गया, OH और इधर से एक हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गया। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या निकल गया, H2O, ये निकल गया और ये दोनों को कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहां से OH, यहां से H, क्या निकला हमारे पास, वाटर, वाटर निकला। ठीक है, वाटर निकला तो क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, H2N CH2 CO और NH। इसका ध्यान रखना, CO और NH, बचा क्या, CH CH3 CO OH। ठीक है, तो कंबाइन हुआ CO और NH। इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, इस लिंकेज को बोला जाता है, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, इस लिंकेज को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, या फिर इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड bond, because it is the combination of an amine and as well as carboxylic group. When both are combined, they will release H2 molecule and it will form CO-NH bond. This is known as peptide bond. Clear? Here we have two amino acids. Here we have two amino acids. That's why it is called dipeptide. Dipeptide. Clear? क्योंकि यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड्स और ये दूसरा अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स को कॉम्बिनेशन के बाद हमारा क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अगर नेक्स्ट एक और पेप्टाइड उसके साथ जुड़ जाता तो क्या बोल देते थे, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, क्या जुड़ जाते, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। इस तरीके से वो नंबर इंक्रीज होता चला जाता। क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी, कि जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड लिंकेज हो जाता है, और पेप्टाइड लिंकेज की वजह से ही बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। मैंने सबसे पहले यही बताया, प्रोटीन्स टूटते हैं पेप्टाइड्स से, पेप्टियोन्स में पेप्टियोज, देन अमीनो एसिड, सबसे लास्ट में क्या होता है, अमीनो एसिड, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड्स। देन इसको कंबाइन करते जाते हैं, कंबाइन करने के बाद लास्ट में क्या बनता है, एक प्रोटीन मिलता है। अगर हम बात करें जनरल टर्म में कि एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती है, तो एक जो हम सिंपल बात करें जैसे टेट्रा, पेंटा, तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब मैनी। तो यहां पे अगर हमारे पास 10,000 यूनिट्स कंबाइन हो जाएं, कितनी, 10,000 यूनिट्स कंबाइन हो जाएं, उसको बोलेंगे हम प्रोटीन। क्या बोलेंगे, प्रोटीन। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्रोटीन इज ए कंप्लीट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 10,000 units of amino acids, but this has also an exception which is known as insulin. क्या होगा उसका नाम, इंसुलिन। इंसुलिन has 51 amino acids. इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन में 51 अमीनो एसिड्स यूनिट प्रेजेंट होती है, ओनली 51 यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है जिसमें सबसे कम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर जनरल टर्म में बात पूछी जाए कि एक प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, तो एटलीस्ट 10,000 यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स को कंबाइन करोगे तो वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होगा हमारा, वो प्रोटीन होगा। तो सबसे लोवेस्ट है जिसमें सबसे कम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स,
I hope all of you like the video, and if you want to view my all the video, you can subscribe my channel. Thank you guys. Have a nice day.